Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online teaching of English Compulsory Semester 1 of Associate Degree Program. This is lecture number 2 regarding parts of speech, and we are doing part 6, in which today we are going to discuss all about prepositions. So let's get to the history of prepositions. जिस तरह से पहले भी मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो ओरिजिन है वो ग्रीक से होकर लैटिन में आया और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या इंग्लिश ग्रामर में, राइट? सो द सेम वे इफ यू लुक एट द वर्ड preposition, it also comes from Latin, which is made up of two parts, pre and poner. I don't know how to pronounce it because these are not the words in English, but what it means, half part means pre means before and poner means to put, right? Now this refers to the situation in Latin and Greek and in English where such words are placed. इसको आप लोग गौर से देखिए क्योंकि these are those words which are placed before their complement. अब complement क्या चीज़ होती है? complement में basically जो कि जुमले को मुकम्मल करता है. जिस तरह हम कहते हैं कि he is and then we stop. अगर हम इसके साथ जुमला लगाते हैं he is sincere, तो sincere will be कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट कोई एक वर्ड नहीं होता, समटाइम्स ये कोई एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, कुछ नाउन्स भी हो सकते हैं. तो ये जो जुमले को कंप्लीट करते हैं उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री. एंगल्स भी जिस तरह से मैथ्स में होते हैं, ज्योमेट्री में, इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि जो किसी चीज़ को कंप्लीट करे और उसके बगैर दूसरे अधूरी हो, राइट? ओके, सो दे आर एक्चुअली प्री-पोजिशन्ड. प्री-पोजिशन्ड का मतलब है कि दे आर पोजिशन्ड और प्लेस्ड बिफोर समथिंग. अब बिफोर समथिंग हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ है या वो कौन से वर्ड्स हैं जिनसे पहले प्रेपोजिशन आते हैं, राइट? अच्छा, अब ये जो बात मैंने लिखी कि इन सम लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग सिंधी, उर्दू, टर्किश, हिंदी, कोरियन एंड जापानीज, the same kinds of words typically come after their complement and are called postpositions. आपको ये बात शायद समझ ना आए, इसलिए I have put some examples. और examples क्या हैं? preposition versus postpositions, यानी कि prepositions इसको pronounce तो करते हैं prepositions, लेकिन ये basically pre means before, position means placement, post means later, लेट या बाद में, पोजीशन, प्लेस. तो जो वर्ड्स पहले कॉम्प्लीमेंट से प्लेस होते हैं या बाद में प्लेस होते हैं उनको कहते हैं प्रीपोजिशन एंड पोस्ट पोजिशन. ठीक है, ये दोनों इसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस. ये हमने कोई जो है इसको हम कहते हैं साबके लगाए हैं. ठीक है जी, अफिक्सेस लगाए हैं हमने इधर. अच्छा, अब एग्जाम्पल देखें. वही उर्दू और वही इंग्लिश, यहाँ पर आपको समझ आएगी. उसने फाइल मेज पे रखी. अब यहाँ पर देखें, उसने फाइल मेज, अब मेज पहले आ गया है पे से. पे इज लाइक दिस इज प्रेपोजिशन, ठीक है, यानी पर, मेज पर रखी. तो उसको इंग्लिश में हम कहेंगे ही प्लेस्ड द फाइल ऑन द टेबल. अब यहाँ पर देखें, टेबल कहाँ पर गया? यहाँ पर टेबल कहाँ पर चला गया? ये प्रेपोजिशन के बाद चला गया, यानी ये प्रीपोजिशन हुआ है ये वर्ड इस कॉम्प्लीमेंट से. कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर एक नाउन है, ठीक है, तो इस नाउन से पहले जिस वर्ड को हमने प्लेस किया है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं प्रेपोजिशन या प्रीपोजिशन. उसी को आप उर्दू में देखें, एग्जैक्टली आप देखें तो वर्ब आखिर में आ गया यहाँ पर उर्दू में, और जो ये था टेबल यानी मेज, ये प्रेपोजिशन से पहले आया, तो इसलिए इसको हम प्रेपोजिशन नहीं कहेंगे, इनको हम कहेंगे पोस्ट पोजिशन. हम ये वो वर्ड्स हैं
जो कि कॉम्प्लीमेंट के बाद प्लेस होते हैं, और ये उर्दू लैंग्वेज, मैंने आपको कंपैरिजन इसलिए बताया सो दैट यू अंडरस्टैंड कि उर्दू में हम इनको पोस्ट पोजीशन कहेंगे या हरूफे जार आई थिंक इनको कहते हैं। ज़्यादा उर्दू ग्रामर तो मुझे आती नहीं है, लेकिन इसकी टर्मिनोलॉजी प्रॉबेबली यही होती है। तो इंग्लिश में हम इनको प्रेपोजिशन कहते हैं क्योंकि ये प्री होते हैं, पहले आते हैं। और भी एग्जाम्पल आप देख लें, कल वो मेरे पास से गुजरा, मेरे पास से, अब ये आ जाएगा प्रेपोजिशन, ठीक है जी। प्रेपोजिशन बेसिकली पोस्ट पोजिशन यहाँ पर होगी। येस्टरडे ही वॉक्ड पास्ट मी। अच्छा, पास्ट मी जो है ना, यहाँ पर इसको असल में होना चाहिए था अंडरलाइन। बेसिकली ये जो मी है ये मेरे हो गया यहाँ पे ना, तो मेरे जो है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक प्रोनाउन है जो कि जुमला कंप्लीट करता है, उसके बगैर जुमला कंप्लीट नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा कि कॉम्प्लीमेंट में कोई सिर्फ एक वर्ड नहीं होता या एक पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड नहीं होता, इसमें मुख्तलिफ किस्म के बस वो अल्फाज जो जुमला मुकम्मल कर दें उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। और उनको लिंक करने के लिए भी मुख्तलिफ जुमले मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर देखें, पास से और पास्ट, अब दोनों की प्लेसमेंट देखें। इंग्लिश में दिस वर्ड हैज़ बीन प्लेस्ड बिफोर द कॉम्प्लीमेंट, यानी इस प्रोनाउन से पहले आया है। उर्दू में मेरे जो है दैट इज गोइंग टू बी द वर्ड, दैट इज गोइंग टू बी द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन इसके बाद ये प्रेपोजिशन आया है, ठीक है। तो इसको हम प्रेपोजिशन फिर नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे पोस्ट पोजिशन। तो उर्दू में ये पोस्ट पोजिशंस होते हैं और इंग्लिश में इनको कहते हैं प्रेपोजिशन। एंड द लास्ट एग्जाम्पल, मैं कॉलेज में हूँ, ठीक है। अब मैं कॉलेज में हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो हम कहते हैं आई एम इन द कॉलेज। अब कॉलेज की प्लेसमेंट आप देख लें, इट इज आफ्टर दिस वर्ड इन, और यहाँ कॉलेज की प्लेसमेंट है बिफोर दिस में, यानी ट्रांसलेशन में इन को हम में कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये पोस्ट पोजिशन है, ये प्री पोजिशन या प्रेपोजिशन है, राइट। तो ये मैंने वो पॉइंट आपको बताया जो मैंने इस तरफ लास्ट पॉइंट आपको बताया कि कुछ ज़बानों में प्रेपोजिशंस नहीं होते, पोस्ट पोजिशंस होती हैं कुछ अल्फाज, ठीक है जी। ओके, लेट्स गेट टू द डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन। ये होते क्या हैं? नाउ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर, ये देखें क्योंकि प्री है, प्री बिफोर अ नाउन, जैसे हमने उधर किया था द कॉलेज, और अ प्रोनाउन जैसे मी, टू शो इट्स रिलेशन। ये ज़रूरी है कि प्रेपोजिशंस हमें रिलेशन बताते हैं विथ समथिंग एल्स इन द सेंटेंस। जैसे कि हमें रिलेशनशिप बताया कि कॉलेज के साथ जो रिलेशनशिप इन का था, सो दैट वाज जो बेसिकली एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिलेशन हो सकता है, कोई भी ऐसा रिलेशन जो अल्फाज ब्रिज करते हैं, पुल बनते हैं एंड दे मेक अप अ रिलेशनशिप, तो उसको हम कहते हैं प्रेपोजिशंस, ठीक है। अच्छा जी, प्रेपोजिशंस अगर आप मॉडर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैं बार बार साथ साथ आप लोगों को मॉडर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी बताती हूँ, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं कहते, उनमें हम या लेक्सिकल कैटेगरीज कहते हैं या वर्ड क्लासेस कहते हैं। तो मॉडर्न वर्ड क्लासेस के अंदर इट बिलोंग्स टू क्लोज्ड क्लास। क्लोज्ड क्लास का फिर मैं रिमाइंड करा दूँ, मतलब ये है कि ये लिमिटेड होते हैं, जैसे ये गिने चुने, जैसे कि टोटल बहुत ज़्यादा भी हुए तो अप्रॉक्सीमेटली 150 होंगे, ठीक है। जबकि अगर आप देखें तो नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स हैं, उनकी तो कभी गिनती भी आप नहीं कर सकते समटाइम्स, ठीक है। सो और दूसरी बात ये कि इनमें कोई ऐसी एडिशंस नहीं होते, इसके अंदर कोई अल्फाज ऐड नहीं होते, ये फिक्स्ड होते हैं, ठीक है जी। एंड well, now what are these are basically the examples of prepositions। अगर आप देख लें तो जितने भी रेड कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, जैसे जेनी इज अफ्रेड ऑफ स्विमिंग इन द ओशन, ठीक है। अब रिलेशनशिप देखें ना कि अफ्रेड के साथ रिलेशनशिप में है इसका, और स्विमिंग देखिए किसी चीज़ का, इन दोनों का आपस में लिंक बनाया है ऑव ने, ठीक है। फिर
इन द ओशन, अब हमें उसकी वो लोकेशन बता रहा है, प्लेस बता रहा है, ठीक है। इन, ये किसी चीज़ के बारे में बता रहा है। द किड आर वेरी फॉन्ड ऑफ द आइसक्रीम, ठीक है। अब ये इनके साथ ये फिक्स्ड होते हैं, अब इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता कि ये फॉर्मूले पे लगेंगे या कुछ इस किस्म का, बस ये आपने रटे मारने होते हैं समटाइम्स। जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितना यू पीपल आर गोइंग टू रीड गुड इंग्लिश यूज करेंगे, तो यू आर गोइंग टू गेट द आइडिया कि विच प्रपोजिशन, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है एक लैंग्वेज का, बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ इट, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें आप अपनी तरफ से कोई एडिशंस नहीं कर सकते कि अच्छा चलो यहाँ पे तो मैं इन लगा देती हूँ जबकि उधर ऑफ आ रहा होगा, तो ये फिक्स्ड होते हैं, अटैच्ड होते हैं। जब फॉन्ड ऑफ होगा हमेशा, फॉन्ड इन नहीं हो सकता, ठीक है, फॉन्ड आउट नहीं हो सकता। ओके, शी वॉज हाईली स्किल्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो आप ये देख लें कि ईटिंग हेल्थी इज गुड फॉर योर हेल्थ। अब हर जगह पर अगर आप सिर्फ ये देख लें कि ये प्रपोजिशंस किस से पहले लगे हुए हैं। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये किसी एक्टिविटी का नाम है, काइंड ऑफ इट्स जेरेंड आप कह सकते हैं, ये नाउन है, यानी नाउन का काम कर रहा है। इसके बाद ये भी नाउन है, ठीक है। फॉन्ड ऑफ द आइसक्रीम ये भी नाउन है। स्किल्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों नाउन्स हैं। फॉर योर हेल्थ वो भी नाउन है। आंसर टू द टीचर्स क्वेश्चन ये भी नाउन है। तो ये देखिए नाउन से पहले इनको प्लेस किया हुआ है, और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दे आर नाउन्स, एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, ठीक है, या प्रोनाउंस हो सकते हैं, राइट। अच्छा, सो ये सारी एग्जांपल्स आप देखिए, पढ़ लीजिएगा, बट मेजर थिंग इज दैट दे एक्चुअली मेक अ ब्रिज, अ रिलेशन बिटवीन वर्ड्स, वरना ये अधूरे रह जाए वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, नाउ देयर आर काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस। काइंड्स दो तरह की होती हैं इनकी, यानी कि ब्रॉडर कैटेगरी में दो काइंड्स हैं। एक फंक्शन वाइज कि उनका रोल क्या है, वो कैसे काम करते हैं, व्हाट इज देयर रोल इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो उसके अंदर आप देखें कि हमें कभी ये बताते हैं डायरेक्शन का, जैसे टू द मार्केट, गो टू द मार्केट, डायरेक्शन बता दिया। टाइम बता दिया कि जैसे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। लोकेशन बता दिया आपको कि जैसे उधर था कि इन द पार्क, ठीक है, इन द पार्क, ठीक है जी। फिर स्पेशल रिलेशनशिप्स होते हैं, स्पेशल होते हैं कि जो स्पेस के साथ एक रिलेशनशिप होता है। सारी एग्जांपल्स अभी आपको मैं आगे देती हूँ, एज वेल एज अदर एब्स्ट्रैक्ट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। तो फंक्शन क्या करते हैं, ये फंक्शन ये करते हैं प्रपोजिशंस के, ये डायरेक्शन बताते हैं। दे टेल अस अबाउट टाइम, दे टेल अस अबाउट लोकेशन एंड द स्पेस related relationships, ठीक है जी। Now if you look at the function based on the kinds of prepositions based on their use का मतलब ये होता है कि function वो काम कैसा करते हैं, ठीक है। तो उसमें 3 types of और 3 kinds of prepositions होते हैं। इसमें एक preposition of place या location होता है, prepositions of time होते हैं, prepositions of movement होते हैं, ठीक है। अभी इन सब की मैं आपको एग्जांपल्स देती जाती हूँ। अब ये देखिए एग्जांपल्स आ रही हैं। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, द ट्रेन इज अबाउट एन आवर लेट, द क्लासेस बिगिन, ये होना चाहिए द क्लासेस बिगिन, ठीक है। द क्लासेस बिगिन एट 8 o'clock, माई बर्थडे फॉल्स ऑन वेंसडे। अच्छा, अब इन तमाम जो एग्जाम्पल्स दी हैं ये टाइम की हैं, ठीक है। ये आपको टाइम बता रहा है, रिलेशन क्या है यहाँ पर इसका, ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है। जैसे द ट्रेन इज अबाउट एन आवर लेट, तो टाइम की बात हुई। 8 o'clock पे हुआ तो ऑन। अब देखिए अगर आप ये जो ऑन, एट, अबाउट, अब ये यहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं टू टेल अस अबाउट टाइम रिलेशन। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ यही फंक्शन, यही वाले प्रपोजिशन हो, ये किसी जगह पर किसी और तरह भी काम करते हैं। अगर हम कहते हैं कि आई एम एट कॉलेज, तो यहाँ पर तो दे आर नॉट वर्किंग एज इन रिलेशन विद टाइम, यहाँ पे तो हम प्लेस की बात करें। तो आप लोगों ने इंडिविजुअल प्रपोजिशंस की तरफ नहीं देखना कि बस ये आए तो ये हमेशा टाइम वाले होंगे, ये आए तो ये हमेशा जो है प्लेस वाले होंगे और मूवमेंट नहीं। यू हैव टू सी कि व्हाट द नेक्स्ट वर्ड या फ्रेज या ग्रुप ऑफ वर्ड्स किस तरह के आ रहे हैं, क्या वो टाइम से रिलेटेड आ रहे हैं। अगर वो टाइम से रिलेटेड हैं तो तब ये रिलेशन बनाएंगे टाइम का। अगर वो उसके बाद किसी प्लेस को बता रहे हैं
जैसे हम कह रहे हैं कि इन द मार्केट, इन द स्कूल, एट स्कूल, तो यहाँ पर एट जो है इट विल बी, जैसे हम कहते हैं कि ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, या इन द चेयर, या इन द सोफा, ये प्लेस बता रहे हैं आपको। इन फिर तो इस अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि जी इसी तरह भी आगे और भी चीज़ें आएंगी। तो अब देखिए इन्होंने ये वैसे दे तो दिए हैं कि हेयर आर सम एग्जाम्पल्स फॉर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इनके ये सिर्फ टाइम के लिए हों। अगेन आई विल टेल यू कैटेगोरिकली, फोकस से आप इसको फोकस कीजिए कि आप लोगों ने उसके प्रपोजिशन के जो बाद आने वाले अल्फाज हैं उन पे गौर करना है, ओके, कि वो क्या बता रहे हैं, तो रिलेशन उससे बनेगा, राइट। अच्छा, अभी हम चलते हैं सम अदर एग्जाम्पल्स। अब आप ये देखिए, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, द डॉग बेरीड द बोन अंडर द ग्राउंड, our house is at the end of the street, the cat ran across the road। अच्छा, अब आप देखें कि आफ्टर द prepositions जो वर्ड्स आ रहे हैं वो क्या चीजें हैं, वो क्या है, क्या वो लोकेशन या प्लेस नहीं है, क्लाउड्स, ग्राउंड, अब ये टाइम नहीं बता रहे, इसका मतलब है कि दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ preposition ऑफ प्लेस। तो सम एग्जाम्पल्स उन्होंने यहाँ अगेन देखें, अबव यहाँ पर भी है, सॉरी यहाँ पर काफ़ी सारे, हाँ बिफोर, बिफोर, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इनको बेशक ना देखें, ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए आपको दिया है। अदरवाइज आपने आफ्टर द prepositions जिसको देखेंगे रिलेशनशिप उसके साथ होगा, राइट। सो दिस इज हाउ द लास्ट वन इज गोइंग टू बी नाउ। यू सी, द कैट हैज क्लाइम्ड अप अ ट्री, the children got off the bus, she ran along the pavement, the bus goes towards the market। अब आपने ये देखा कि ये हमें क्या बता रहे हैं, ये मूवमेंट बता रहे हैं, ठीक है, कि उसकी तरफ क्लाइम्ड अप अ ट्री, एक मूवमेंट आपको, द मोमेंट आप इस सेंटेंस को देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो आपके माइंड में क्लाइंबिंग अप अ ट्री एक मूवमेंट आती है। गॉट ऑफ द बस यानी बस से उतरा, अगेन अ मूवमेंट, प्लेस आती है, लेकिन प्लेस से ज़्यादा ये कोई मूवमेंट है इसमें। देखिए ना, द बस गोज टू वर्ड्स, जब भी टू वर्ड्स कहते हैं तो इसका मतलब होता है डायरेक्शन, यानी गोइंग टू वर्ड्स, वही मूवमेंट, राइट। शी रैन अलोंग द पेवमेंट, तो इस तरह से हम कुछ प्रपोजिशंस हमें बताते हैं रिलेशनशिप विद मूवमेंट। तो उसमें काफ़ी सारे ये इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। अगेन, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दीज, आप कोशिश कीजिए कि राइट आफ्टर द preposition जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उसका क्या रिलेशनशिप बनता है, राइट। सो दिस इज हाउ द काइंड्स ऑफ prepositions which are three as far as the function or the use of preposition is concerned। लेकिन एक और तरह की भी काइंड्स होती हैं जो कि स्ट्रक्चर की होती हैं, कि वो बज़ाहिर बनते कैसे हैं। देखिए, स्ट्रक्चर होता है उनकी फिजिकल अपीयरेंस, यानी वो किस तरह से बनते हैं, उसमें हम उनके मीनिंग्स को नहीं देख रहे, उनका रोल, उनका फंक्शन, वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं वो हम नहीं देख रहे। वी आर जस्ट लुकिंग एट द वे दे आर स्ट्रक्चर्ड और मेड। तो वो कितने हैं? सबसे पहले तो होते हैं सिंपल prepositions, ठीक है। सिंपल ये होते हैं जैसे एट, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, ओवर, अंडर, एक ही जो वर्ड होता है उसको हम कहते हैं सिंपल prepositions, ठीक है जी। लेकिन एक होते हैं कंपाउंड prepositions। कंपाउंड prepositions जो हैं वो उसके अंदर भी वैसे दो तरह के होते हैं, ठीक है, डबल भी उसी के अंदर आ जाता है। तो उसमें ये होता है कि उसका एक तरीका तो ये है कि दे आर फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग preposition। जैसे ये जो अ है ना, जैसे अ इन अबाउट और अबव, इसमें अ का प्रॉपर लैटिन बिगिनिंग, इसका मीनिंग है, उसमें लैटिन लैंग्वेज में अ का मतलब होता है नो, और बी जो है यानी बिसाइड, बिहाइंड, बिहाइंड, इसका मतलब होता है बाय। ये अपने आप में एक समझ लें आप prepositions होते हैं, उनके साथ हम एक और अटैच करते हैं, ठीक है, और उस कोई नाउन अटैच करते हैं, कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब,
तो वो बन जाते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का वैसे ही मतलब होता है मोर देन वन, टू कह लें आप उसको, कि टू होता है कंपाउंड बेसिकली, ठीक है। तो अभी आप ये रेड में जितने भी आप देख रहे हैं ना, इनसे डिफरेंट है ये ऊपर वालों से। ये देखिए, ये जितने क्योंकि का यहाँ पे एक मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब है नो, या यहाँ पर इसका मतलब है बी का बाय, जैसे ये नहीं है बिफोर, बियॉन्ड, बिसाइड, बसाइड, बिटवीन, ठीक है। अंडर नीथ, वहां तो सिर्फ अंडर था ना, अब यहाँ पर देखें दो अगेन ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी ये दो ही हैं और यहाँ पर भी दो हैं, बी प्लस वीन, ट्वीन, सो इन दोनों को मिला के एक प्रपोजिशन बन गया, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसके हम मीनिंग के बजाय या फंक्शन के बजाय वी आर लुकिंग एट द वे दे आर फॉर्म्ड, राइट। तो सिंपल प्रपोजिशंस आप देख लें कि उनके साथ कोई और नहीं जुड़ा होता। यहाँ पर इन कंपाउंड प्रपोजिशंस दे आर मेड अप ऑफ टू, राइट। सो अब आप देखें ये सारे इसी तरह से हैं, इन टू, अपॉन, ऑन टू, विदाउट, और इनको इकट्ठा लिखा जाता है, ये अलग अलग नहीं होता। इनसाइड, अब मतलब ये नहीं आप करेंगे इन फिर साइड दूर करके, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। सो थ्रू आउट, विद इन, विदाउट, ऑन टू, सो दे ऑल आर कंपाउंड prepositions. And finally we have phrase prepositions. phrase का मतलब ये होता है कि group of words. अब वो group of words जो है with a force of a single preposition, अब इन सब का मतलब एक ही होगा, ये नहीं होगा कि according का और मतलब है to, together they are going to work, ये हमेशा इकट्ठा आएंगे and they will mean one thing. जैसे according to का मतलब होता है मुताबिक, के मुताबिक, ओके। सो अब आप ये देखें कि ये दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं, और समटाइम्स इवन दे आर फोर। ये देखें, विद एन आई टू, अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस with reference to, by virtue of, because of, with an eye to, in order to। तो अब ये इनका कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होता। दैट्स वाई prepositions दे एट टाइम्स दे बिकम डिफिकल्ट, थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, क्योंकि इसके साथ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, इसमें आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, राइट। तो दिस इज हाउ दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ prepositions एज फार एज स्ट्रक्चर इज कंसर्न। फंक्शन के भी हमने तीन पढ़े कि they perform the function of the relationship which is related with time or place or movement or direction, ठीक है। so this is how we are over with the kinds of prepositions. अच्छा, अभी मसला क्या है कि prepositions को learn कैसे किया जाए। हाँ, unfortunately there is no reliable formula. अब वो मैंने जो आपको पहले बताया कि कोई इसका फॉर्मूला नहीं है कि मैथ्स की तरह इसको हम कुछ a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। इसमें होगा बेसिकली कि आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश को देखना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल डिफ़िकल्ट एरिया। देखें, क्योंकि ये वेग होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप कहीं लॉजिक ढूंढें कि अच्छा लुक इनटू अगर है तो क्यों इसको लुक इनटू क्यों है, इसे तो होना चाहिए लुक अप, लेकिन ऐसा नहीं है। लुक अप का कोई और मीनिंग बनेगा, लुक इनटू का कोई और मीनिंग बनेगा। सी सो तो ये तो वेग होते हैं, क्लियर इनकी मीनिंग ऐसा नहीं होता कि कोई लॉजिक के साथ मीनिंग लगे हुए होते हैं। सो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस कैसे होती है कि द बेस्ट वे टू लर्न विच prepositions गो विद विच वर्ड्स is to read as much high quality writing as you can and pay attention to which combinations sound right. तो फिर ऐसा सा पता है क्या होता है कि जब हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो अगर वो गलत प्रपोजिशन लगा हुआ है तो हमें खुद पता चल जाता है ये गलत है। आपकी सिक्स सेंस कहती है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे ऑफ नहीं आना चाहिए, यहाँ पे तो ऑन आना चाहिए। तो दिस इज ओनली बिकॉज व्हेन यू रीड अ लॉट, लिसन अ लॉट ऑफ गुड लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के बारे में ऐसा ही है, आप अच्छा पढ़ें, क्वालिटी का पढ़ें, क्वालिटी का सुने,
तो आप क्वालिटी का बोलेंगे और लिखेंगे, राइट? तो आई होप कि आपको ये इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा एरिया नहीं है। जितनी भी क्लोज्ड क्लासेस अब आएंगी सवाए प्रोनाउन के, प्रोनाउन बहुत लंबा चौड़ा एरिया था, लेकिन अभी जब हम कंजंक्शंस करेंगे तो आप देखिएगा कि इट्स ओके, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती हैं, बिकॉज दे आर फिक्स्ड, बेसिकली इनकी तादाद फिक्स्ड होती है, इसलिए इनको रट्टे ज़्यादातर मारने पड़ते हैं, दैट इज़ द थिंग, ठीक है? ऑल राइट, अब ये जी एक्सरसाइज है। आप लोगों ने ये देखिए टू द राइट साइड, आप लोगों ने सर्कल करना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। यू हैव टू सर्कल द प्रपोजिशंस इन द एक्सरसाइजेस। पहला काम तो ये करेंगे कि आप सर्कल करेंगे, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी सर्कल एक एग्जाम्पल आपको दे दी है कि आपने प्रपोजिशन सर्कल किए, फिर क्या करेंगे, यू हैव टू ट्राई टू पॉइंट आउट देयर टाइप्स एज अ फंक्शन। मैंने ये नहीं कहा कि आप उसको एज अ स्ट्रक्चर करें, आपने मुझे ये नहीं बताना कि सिंपल है या इट इज़ कंपाउंड और डबल या ये फ्रेज में है, ये हम नहीं पूछ रहे आपसे। आपसे हम ये कह रहे हैं कि आप हमें इनका रिलेशनशिप एज अ फंक्शन बताएं, टाइप एज अ फंक्शन बताएं, जैसे अराउंड द गार्डन। अब यहाँ पर आप देखें कि इनका फंक्शन क्या है कि ये प्लेस को शो कर रहे हैं, ठीक है ना? वी ऑफ्टन सी अ रैबिट हॉपिंग, तो यहाँ पर अराउंड जो है वो सर्कल किया, विच इज अ प्रपोजिशन। द गार्डन जो है वो कैसा नाउन है, जो किसी जगह को बता रहा है, तो रिलेशनशिप इसका हो गया प्लेस का, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह आप इसको जब करेंगे उसमें आपने अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेंटेंस में दो भी हो सकते हैं, अभी मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर दो है कि नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि दो भी, ज़रूरी नहीं है कि देयर इज़ ओनली वन प्रपोजिशन। आपने प्रपोजिशन के बाद वाले वर्ड को देख के बताना है कि वो उसके साथ आपका उसके साथ उस प्रपोजिशन का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है? कोशिश करें ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ना हुआ ग्रुप में मेरे से क्वेश्चन कीजिए ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकें, राइट? सो दैट्स इट। So coming up next will be lecture number 2, part 7, which will be conjunctions. So till then, take care. Allah Hafiz.